नमस्कार। मैं धनंजय कुमार। खास कार्यक्रम जो हम मंगलवार को किया करते हैं हर सप्ताह, जिसमें प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सर के साथ हम जो है बातचीत करते हैं साहित्य को लेकर के। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार और नमस्कार। हम 7 एपिसोड बात कर चुके हैं। पहले दलित साहित्य पे बात की हमने, फिर पितृसत्ता को लेकर के बात कर रहे हैं। 2 एपिसोड हमने पितृसत्ता को लेकर के किया है। और 2 सवाल है सर आपसे। हमारे 2 दर्शक ने, या कहिए 2 आउटसाइड पैनलिस्ट मैं उनको कहता हूं, उन्होंने सवाल किए। एक है बरसाती लाल वर्मा जी। बरसाती लाल जी ने कहा कि आप जो है सर ये समझाइए कि स्त्री नारी, ये तुलसी जो है वो नारीवादी कैसे है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि दूसरे जो साथी हैं सुमित बाली, उन्होंने कहा कि पितृसत्ता से लड़ने का विकल्प क्या है सर। जी, मैं पहले सवाल से शुरू करता हूँ। वो ये कि मैं चूंकि साहित्य की आलोचना पढ़ाता रहा हूं, तो हमारे यहाँ आलोचना की दृष्टि से साहित्य देखने की आदत नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि जो पाठ है उसकी व्याख्या हम लोग बता देते हैं और उसमें पक्ष विपक्ष बता देते हैं, गुण अवगुण बता देते हैं। इससे ज्यादा हमारे यहाँ इसका विवेचन नहीं होता। लेकिन साहित्य की आलोचना जिसे हम लोग कहते हैं, आलोचना एज ए डिसिप्लिन, एज ए जैनर, तो आलोचना एज ए जैनर में स्त्रीवाद का दृष्टिकोण एक नया दृष्टिकोण है। संयोग की बात है कि हिंदी में ये काम सबसे पहले मैंने किया। मेरे पहले किसी ने आलोचना, खासतौर पर स्त्रीवादी आलोचना की दृष्टि से कोई काम नहीं किया। सन 2000 में मेरी पहली बार किताब आई। उसके पहले कोई स्त्रीवादी दृष्टिकोण से साहित्य की आलोचना की कोई पुस्तक नहीं लिखी गई हिंदी में। मैं बहुत साफ कह रहा हूं। किताब का और नाम ये भी बता दीजिएगा सर। किताब का नाम भी स्त्रीवादी बता साहित्य, इस पुस्तक का नाम है स्त्रीवादी साहित्य विमर्श, जो आई दीजिए थी। जी। और बाद में उसका अपडेटेड वर्जन मैंने 20 साल बाद तैयार किया। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं ये कहता हूं कि तुलसी के अंदर या किसी भी लेखक के का मूल्यांकन करते समय हमें, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि वो मार्क्सवादी है, कि वो आधुनिकतावादी है, कि वो उत्तर आधुनिकतावादी है, उसी तरह हमें यह भी देखना चाहिए कि स्त्रीवादी है कि नहीं। स्त्रीवाद का मैंने दृष्टिकोण जानबूझ के इस्तेमाल किया उसका, कि वो इसलिए कि तुलसी पर हिंदी में हमले बहुत हैं। तुलसी को एक तरफ तो परंपरावादियों ने किडनैप किया हुआ है, तो उसे, रामायण को जो है उन्होंने धर्म की किताब बना दिया है। मेरी मुसीबत यह है कि रामायण धर्म की किताब नहीं है, बल्कि वह एक काव्य है, महाकाव्य है, रामचरितमानस। वो पूजा की किताब नहीं है। वो जैसे क्या है, वो सुंदरकांड का पाठ करते रहते हैं ना, वो केजरीवाल टाइप लोग और दूसरे लोग। ये जो रामायण जो है वो धार्मिक कर्मकांड नहीं है। तो हिंदी में एक पूरा का पूरा गैंग है जिसने के रामचरितमानस को कर्मकांड की किताब बना दिया और धर्म की किताब बना दिया, जो कि एकदम गलत है। तुलसी ने रामचरितमानस को कर्मकांड की किताब के तौर पर नहीं लिखा, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं तुलसी ने कोई कर्मकांड की किताब नहीं लिखी। यहां मेरा पर्पज जो है तुलसीदास का मूल्यांकन करना नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही ये बात साफ कहना चाहता हूं कि हमें, अगर कविता को हम देख रहे हैं और कविता में भी वो महाकाव्य है, तो हमें उसे महाकाव्य के जैनर की तरह देखना चाहिए, विधा रूप की तरह देखना चाहिए, जो कि हिंदी के अंदर बहुत सारा ऐसा वर्ग है जो कथावाचक है, जो राम कथा कहता रहता है और उसने कथा में लगा दिया है उसे। तो वो एक तरह का कर्मकांड है जिसमें के रामायण लग गई है। दूसरी तरफ वे लोग हैं जिन्होंने के अखंड रामायण के पाठ करके अखंड रामायण बना के उसे धर्म की किताब बना दिया है। और राम मंदिर के आंदोलन में तो रामचरितमानस को पूरी तरह से, एक तरह से भेंट ही चढ़ा दिया गया कि ये तो हमारे मंदिर के लिए लिखी गई किताब थी। और इस सबको जैसे कहें कि आग में घी का काम किया रामायण सीरियल में। घर घर रामायण पहुंची तो रामायण की कथा पहुंची, राम की कथा पहुंची। हम ये भूल ही गए कि वह एक
महाकाव्य है, यानी साहित्यिक रचना है। जब आप साहित्यिक रचना कहेंगे तो साहित्यिक रचना का मतलब यह है कि आप उसे उलट पुलट कर किसी भी एंगल से देख सकते हैं। मैं तुलसीदास का मुझे मूल्यांकन करना है, मैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना चाहता, मैं दलित के दृष्टिकोण से भी नहीं पढ़ना चाहता, मैं पढ़ना चाहता हूं स्त्री के दृष्टिकोण से। तो स्त्री के दृष्टिकोण से पढ़ने का एक अलग से स्कूल है जिसे हम लोग फेमिनिस्ट स्कूल कहते हैं। उसके दर्जनों इतिहासकार हैं, दर्जनों सिद्धांतकार हैं। यह दुर्योग की बात है कि भारत में अभी तक उनकी हिंदी में जानकारी नहीं है। सबसे पहले मैंने ही उन तमाम जो स्कूल हैं उनको लेके हिंदी लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर की प्रॉब्लम को लेकर लिखा, उनकी धारणाओं के आधार पर। मसलन मसलन तुलसी के लिए राम भगवान नहीं है। मैं एक सामान्य सी बात कह रहा हूं, ये राम की कथा के बहाने जो उन्होंने चीज उठाई है वो कौन सी चीज उठाई है? राम की जीवनी बताना चाहते हैं। अब आप देखिए, मध्यकाल का लेखक राम की जीवनी बताना चाहता है। राम बालकांड से शुरू करता है वो, और बालकांड में वो शुरू में ही इस बात को लिखते हैं कि वो क्यों लिख रहे हैं इसको, वो राम के जीवन को बताने के लिए लिख रहे हैं, पूजा के लिए नहीं। पहली बार ये आधुनिक काल में तो अब जीवनी लेखन तो अवाया है, आत्मकथा लेखन अवाया है। मध्यकाल का पहला वह बड़ा लेखक है जो जीवनी लिखता है। जीवनी के जितने भी जैसे कहें कि नियम हैं, उन नियमों का सबसे पहले जैसे कहें कि निर्माण किसने किया? तुलसी ने। अब हमने क्या किया कि राम कथा अरे राम कथा तो है, लेकिन जैनर क्या है? जैनर है जीवनी, जो आजकल खूब लिखा जा रहा है। आधुनिक काल के आने के बाद में हर लेखक ने अपनी जीवनी लिखी, जिसे हम लोग आत्मकथा कहते हैं। कुछ लेखकों ने जीवनी लिखी। जीवनी और आत्मकथा में फर्क होता है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे रामचरितमानस को एक साहित्यिक कृति की तरह देखना होगा, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं कहता हूं कि स्त्री की दृष्टि से देखो रामचरितमानस, वर्णवादी व्यवस्था के नाम पर नहीं। जो वर्णाश्रम व्यवस्था की खोज करते रहते हैं उसमें मार्क्सवादी भी शामिल है, इस बीमारी के शिकार हैं। उसमें दलितवादी भी शामिल है, इस बीमारी के शिकार हैं। और इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की हिंदी में सबसे पहले मुक्तिबोध ने। मुक्तिबोध ने इस तरह का एक निबंध लिखा जिस पर कि उन्होंने उन्हें अपने तरीके से वर्णवादी घोषित कर दिया। अब उसके बाद तो कुछ सोचने लायक था नहीं, क्योंकि मुक्तिबोध के मानने वाले वैसे ही हैं जैसे सीपीएम के मानने वाले हैं, बिल्कुल कट्टरपंथी। नहीं, साहित्यिक कृतियों को किसी भी आलोचना के एक पैमाने से नहीं पढ़ा जा सकता। नंबर 1, साहित्यिक कृतियों को हमेशा कई आलोचना के दृष्टिकोणों का एक साथ इस्तेमाल करते हुए पढ़ा जाता है। अब मैं क्यों स्त्रीवादी कहना चाहता हूं, मैंने उसमें एक सवाल उठाया था जो मैं बहुत आज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इच्छा, स्त्री की इच्छा। सीता रह भी तो सकती थी। सीता क्यों चली गई राम के साथ? उसकी इच्छा थी। सीता क्यों चली गई रावण के साथ जब वो अपहरण करके ले गया? कई फेमिनिस्टों ने लिखा है, उसका मूल्यांकन किया है कि सीता इस मामले में फेमिनिस्ट थी, वो उसका मन आया वो चल दी, और वो इच्छा से गई थी रावण के साथ में। अच्छा, उसका अपहरण नहीं हुआ था? यस। अरे भाई, वो उसने देहरी तो लांग के आई थी, तो समझने की बात है।
जी। वो देहरी से बाहर आई थी, अपनी इच्छा से आई थी, भिक्षा देने के बहाने आई थी, वो किसी के प्रेशर में नहीं आई थी। लेकिन संस्कार और संस्कृति के दबाव में आई थी। ना 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 ना, संस्कार संस्कृति छोड़ दो अभी फिलहाल, उसकी बात बता लूंगा। बात यह है कि उसकी इच्छा, उसने भीख मांगी, उसकी इच्छा हुई कि उसे भीख देनी चाहिए, दैट्स ऑल। आप मेरे एपिसोड का क्या करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी इच्छा थी कि आपने एक प्रोग्राम रख लिया, आपकी इच्छा थी ये सवाल कर लिया, ये आपकी इच्छा है। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता आपसे। मैं कह सकता हूं नहीं मैं इस पर तैयार नहीं हूं जी, मैं आज बात नहीं करूंगा, तब तो ये बात हुई कि साहब आपको मैंने रोक दिया। लेकिन मैं आपकी इच्छा की, यानी व्यक्ति की इच्छा की कद्र करना, बहुत ही सरलतम भाषा में बता रहा हूं। तो व्यक्ति की इच्छा की और स्त्री की इच्छा की कद्र करना, केकई की क्या इच्छा थी? दशरथ से वो वर मांगने की इच्छा थी, वर मांग लिया उसने। दशरथ कह ही सकते थे इसके अलावा कुछ और ले लो, बोले नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, तो उन्होंने कहा यही चाहिए तो यही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट थी इसमें, दशरथ की इच्छा या दशरथ का मन, या स्त्री की इच्छा कैकेयी का मन? तुलसी सबसे बड़ी चीज जो रेखांकित करता है, जिसके लिए आज आधुनिक काल में हर घर में लड़ाई लड़ी जा रही है, हर लड़की लड़ रही है, मेरा मन, मैं जाऊंगी, मैं बात करूंगी। कल तक था ना ये कि आपके कोई लड़की बात करते किसी से दिखाई दे जाती थी तो घर में कोई कह देता था तो उसकी जम के धुलाई होती थी कि उस लड़के से बात क्यों कर रही थी। मोबाइल ने क्या किया? मोबाइल ने ये किया कि उस लड़की के हाथ में अब एक नहीं दसियों लड़कों के नंबर होते हैं, जो उसके क्लास में पढ़ रहे हैं, उसके साथ के हैं, जिन्हें वो जानती है, और वो धड़ल्ले से बिना किसी डर के वो घर में बात करती है। वही लड़की, वह इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है इसमें? स्त्री की इच्छा। तुलसी पहला लेखक है जो कि स्त्री की इच्छा को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। और इस अभी तक हमने क्या किया, हम पुरुष की इच्छा तो जानते थे, उसका महिमा गान करते थे, लेकिन स्त्री की इच्छा को नहीं जानते थे। एक और चीज है, वो बहुत ही जरूरी चीज है। नारीवादी का कहने का मतलब यह है कि जो फेमिनिज्म के, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के जो बेसिक नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उनकी रोशनी में नए सिरे से रामचरितमानस को पढ़ा जाना चाहिए। जैसे पब्लिक स्पेस स्त्रियों के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रामचरितमानस में वर्णन है, जब वो जा रहे हैं वन के लिए तो घर से औरतें निकल निकल के रास्ते में आई हैं, तुलसी इसका चित्रण करते हैं। तुलसी के पहले किस लेखक ने लिखा है कि औरतें सड़क पर आके स्वागत कर रही हैं, विदा कर रही हैं, रो रही हैं? कौन इसका चित्रण कर रहा है? तुलसी। तो ये जो स्त्री का पब्लिक स्पेस होना चाहिए, स्त्री को पब्लिक स्पेस पर आना चाहिए, ये जो चीज है, ये चीज नई चीज है, ये तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप फेमिनिज्म को जाने और माने नहीं। हम लोग फेमिनिज्म को तो मानने को तैयार ही नहीं होते, तो जानने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज है, स्त्री के पास शरीर तो होता है लेकिन स्त्री के पास मन नहीं होता, हम उसके मन की नहीं मानते, और हम ये मान के चलते हैं उसकी हर चीज पर हमारा कब्जा है। तुलसी इस चीज को बहुत ही सुचिंतित ढंग से सुरक्षित रखते हैं, और ये साधारण बात नहीं है। पहली चीज, इस पूरे प्रश्न के संदर्भ में ये बहुत बड़ा एरिया है, इसे आराम से खोला जा सकता है, जिसमें के अनेक चीजें हैं
जिन पर कायदे से बात की जानी चाहिए। अब दूसरा एक सवाल है जिसको कि आपने कहा है कि पितृसत्ता से लड़ने का विकल्प क्या है। अब जैसे एक तरीका तो भारत के समाज के संदर्भ में बता रहा हूं मैं। हमारे यहाँ परंपराएं हैं ना, जिसे हम लोग ट्रेडिशन कहते हैं। जो परंपराएं जो हमारे यहाँ हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। हम ये तो जानते हैं कि राजनीति में कौन कौन नेता कैसा है, ठीक, लेकिन हम उसके साथ जुड़ी हुई परंपरा को नहीं जानते, उसके परंपरा के साथ जोड़कर नहीं देखते। हम व्यक्ति को तो देखते हैं, हम उसकी जाति को भी देखते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई परंपराओं को नहीं देखते हैं। देखते। अब जैसे हम इस मीडियम में बैठे हैं तो इस मीडियम का भी अपना एक ट्रेडिशन है। अगर हम इस ट्रेडिशन को नहीं जानेंगे तो हम डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते ठीक से। वही चीज सिनेमा पे लागू होती है, वही चीज स्त्री पर भी लागू होती है, और वही चीज पितृसत्ता पर भी लागू होती है कि पितृसत्ता इंटीग्रेटेड ढंग से काम करती रही है परंपरा के अंदर। सवाल यह है कि परंपरा का अनुकरण किया जाए या परंपराओं के बारे में सवाल किया जाए और परंपराओं को मुक्ति के बारे में सोचा जाए और नई परंपरा बनाने के बारे में सोचा जाए। ज्यादातर ये देखा गया है कि आमतौर पर सभी रंगत की विचारधारा के लोग एक बंधी बंधाई परंपरा में चलने के लिए हमेशा उत्प्रेरित करते हैं। वो मार्क्सवादी हैं, वो कहते हैं मार्क्सवादियों की परंपरा का अनुकरण करो। जो कलावादी हैं वो कहते हैं कलावादियों की परंपरा का अनुकरण करो। जो ये जो क्या कहते हैं धर्मपंथी हैं, वे अपने अपने धर्म की परंपराओं का अनुकरण करने पर जोर देते हैं। मैं क्या करूं? एक व्यक्ति वो परंपरा से कैसे अपने को, और परंपरा में शामिल जो पितृसत्ता है, पितृसत्ता का मतलब क्या है? साधारण भाषा में कह रहा हूं वर्चस्व, जिसे अंग्रेजी में हेजेमनी कहते हैं। तो मैं हेजेमनी से कैसे मुक्त करूं अपने को? अदानी समझ में आता है, अंबानी समझ में आता है, हेजेमनी समझ में नहीं आती लोगों को। पूंजीवाद की जो वर्चस्व है वो किसके हाथ में है? इन्हीं लोगों के हाथ में है। ये आइकॉन है पितृसत्ता के। तो कैप्टन की जब बात होगी तो ये समस्या आएगी ही। जब धर्म में जाएंगे तो ये समस्या आएगी, परंपरा की समस्या आएगी। तो वहां पितृसत्ता किस फॉर्म में है, उस फॉर्म को खोलने की जरूरत है। पहली चीज वो ये कि एक है जिसे कहें कि वर्चस्व, और दूसरा है उसका प्रोसेस। मसलन हम यहां से देखिए, हमारा एक छोटा सा ये आपका चैनल है। अच्छा, यही चैनल तो इसकी एक अपना एक प्रोसेस भी तो है ना। इसमें आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद में टेलीकास्ट करेंगे, तो उसके बाद में 100, 200, 400, 1000, 2000 लोगों के बीच में जाएगा। ये इसका प्रोसेस। मीडियम वही है जिसमें कि दूसरे लोगों का प्रसारण जो है वो लाखों करोड़ों तक जाता है। हमारा कुछ हजार तक जाएगा, या कुछ 100 तक ही जाएगा, या हो सकता है 2-4 तक ही जाए। एक है हेजेमनी और दूसरी है प्रक्रिया। और प्रक्रिया हर चीज की, हर परंपरा की, हर मीडियम की अलग अलग होगी। आपकी प्रक्रिया अलग है, आपका दायरा अलग है, आपका श्रोता वर्ग अलग है, रवीश कुमार का अलग है, अजीत अंजुम का अलग है। समझ रहे मेरी बात? तो जब आप परंपरा में जाएंगे तो परंपरा में हेजेमनी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर के बात की जानी चाहिए। उसी तरह उसकी प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर के बात की जानी चाहिए।
हम में से अधिकतर लोग परंपरा पर बात करते समय परंपरा की तो बात करते हैं, लेकिन हेजेमनी की बात नहीं करते। जैसे एक छोटा सा हम कोई उदाहरण लें कि बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं ना जो हमारे जीवन में हैं। जैसे पहला पूर्वाग्रह क्या है कि यार कोई झूठी चीज जो है ना, झूठे हाथ से जो भगवान को मत चढ़ाना। मैं बहुत ही, जैसे कहेंगे, बहुत ही रद्दी किस्म का उदाहरण ले रहा हूं जिससे कि लोगों को थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो। अच्छा, ये बताओ कि इससे मेरी धार्मिक आस्था नष्ट होगी? अगर मान लो कोई चीज हम झूठे हाथ से चढ़ाएंगे तो भगवान नाराज हो जाएगा। सो भगवान अगर नाराज हो जाएगा तो वो तो मुसीबत यह है कि हम कोई भी चीज लें, कोई भी चीज XYZ, चाहे वो जितने वो शुद्ध देसी घी ही क्यों ना हो, कोई भी चीज लें वो बिना सम्मिश्रण के बनती नहीं है। और बिना अनटचेबल लोगों के हाथ के बनती नहीं है। और बिना अनटचेबल वस्तुओं के उपयोग के बनती नहीं है। मसलन आपने दाल बनाई और दाल का आपको प्रसाद चढ़ाना है, आपने चावल बनाया है, दाल चावल का भोग लगाना है आपको, तो दाल और चावल के बनने में खाद का इस्तेमाल होता है। अब बताओ क्या करूं? वह जो खाद है उसमें मल है कि नहीं है? अच्छा, फिर फिर रिपीट कर रहा हूं मैं इसे, मैं उन्हीं की लैंग्वेज में रिपीट कर रहा हूं। हर चीज में भगवान है। मेरे स्वच्छ हाथ में भी भगवान है और मेरे अस्वच्छ हाथ में भी भगवान है। क्या करूं? मैं इसमें फर्क कैसे कर सकता हूं? इसलिए आप देखेंगे कि तांत्रिकों ने सबसे अधिक इस पर लड़ाई लड़ी, बोले कि ना, हम ये चीज नहीं मानते। परंपरा में परंपरा में ये जो बहुत सारी जो चीजें हैं उन पर क्रिटिकली और जिसे कहें कि अनुकरण मूलक ढंग से देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप पितृसत्ता से बचना चाहते हैं, उसके दबाव से बचना चाहते हैं, मसलन अगर मेरी इच्छा हुई तो मैंने अब जैसे अपना अनुभव बता सकता हूं आपको। मेरे मंदिर पे एक महिला आती है, तो वो अचानक आई और बोले कि आप इतने दिन से नहीं थे, आप पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो मैंने कहा कि अब तो मैं रहूंगा, आप चिंता मत करिए। तो बोले अच्छा हुआ आप आएंगे। तो उसने अपने थैले से दो दोना में सामग्री निकाली जो प्रसाद के लिए लाई, देवी के प्रसाद के लिए। जानते हैं क्या है? वो जो गोलगप्पे होते हैं ना, अच्छा। वो चटनी वटनी डाल के गोलगप्पे बना के और आलू की टिक्की, एक में आलू की टिक्की एक में गोलगप्पे बना सजा के, वो दो दोने में सजा के लेके आई। उसकी इच्छा है कि वो प्रसाद चढ़ाया जाए। थोड़ी देर बाद ही एक और औरत आती है और वो 5 रुपए की एक ब्रिटानिया की बिस्किट, अच्छा। महाराज ये मेरा प्रसाद चढ़ा दीजिए। समझिएगा। अच्छा, ये दोनों औरतें देवी के मंदिर में ये उत्पात मचा रही हैं। ये बड़ी धार्मिक औरतें हैं, बड़ी अच्छी औरतें हैं, इनने शास्त्र नहीं पढ़ा, ये किसी की विरोधी नहीं है, ये कोई नियम तोड़ना नहीं चाहती, लेकिन ये पूजा अपने मन से करना चाहती है। शाक्तों की परंपरा ये रही है कि वहां इस तरह के नियम भंग की आदत रही है। अच्छा, ये चीज आप वैष्णव संप्रदाय के मंदिर में नहीं कर सकते। वहां हर चीज का प्रोटोकॉल है, हर चीज डिफाइंड है, हर चीज तय है। ये चढ़ाएगी, ये नहीं चढ़ाएगी, ये यहां देना होगा, वहां देना होगा। देवी के मंदिर में
बिल्कुल एकदम उल्टा है मामला। क्यों ये मैं कह रहा हूं, परंपरा में बहुत सारी चीजें हैं जो कि अनुकरण के लिए प्रेरित करती हैं, वे फिर आपके अंदर उस विचार के वर्चस्व को निर्मित करती हैं। एक सरल सहज आदमी वह है जो कि इस वर्चस्व को अपने तरीके से तोड़ता है। अब मैं चतुर्वेदी हूं ना, और मैं ब्राह्मण भी हूं, अच्छा मैं नास्तिक भी हूं, अच्छा मैं जनेऊ भी छोड़ चुका हूं। अब क्या मुसीबत है, मुझे कोई ये कह सकता है कि मैं शूद्र हो गया हूं, जनेऊ छोड़ दिया है? तो मैं शास्त्र के हिसाब से मैं शूद्र हो चुका हूं क्योंकि मैंने जनेऊ छोड़ दिया है। जो लिखा गया है, जिसे हम लकीर का फकीर कहते हैं, तो परंपरा में लकीर का फकीर बहुत ही खराब होता है। तो अब हमने क्या किया है, पूरा समाज तोड़ रहा है अपने तरीके से। कैसे तोड़ रहा है? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। पहले शादी जो जितने डिटेल्स में होती थी, हिंदू शादी, अब वो शादी उस डिटेल्स में नहीं होती। उतने जो स्टेप में जो पूजा होती थी, मतलब मातृ वेदी के रखे जाने से लेके और अंतिम विदाई तक जो पूरा सिस्टम चलता था हिंदुओं में, अब वो सिस्टम नहीं चलता। जहां थोड़ा बहुत औरतें जानती हैं वहां तो वो थोड़ा बहुत फॉलो करती हैं, फिर कहती हैं शादी तो जल्दी होनी है ना, तो फेरा जल्दी डलवा देना। अच्छा, बाकी जो नई औरतें हैं वो पूरा सिस्टम भी नहीं जानती, तो वो उन्हें इसका कोई अंदाजा भी नहीं है कैसे होनी है, क्या होनी है। तो वो पंडित से सीधे कह देते, पंडित जी 2 घंटे में शादी होनी है, 3 घंटे में शादी होनी है, 4 घंटे में शादी होनी है। अब आप सोचिए, ये कौन कर रहा है? ये हिंदू कर रहे हैं। ये हिंदू कर रहे हैं और हिंदू ट्रेडिशन को ब्रेक कर रहे हैं। वहां जो संस्कारों की जो हेजेमनी थी उसे ब्रेक कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? पितृसत्ता कमजोर होगी। कौन कर रहा है ये? कोई कम्युनिस्ट नहीं कर रहा, कोई मार्क्सवादी नहीं कर रहा है, ये वे परंपरावादी लोग कर रहे हैं जो कि अपनी इच्छा से, उनके पास समय नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराज 3 घंटे के लिए होटल बुक किया, खाली आधा घंटे में फेरे पड़ जाने चाहिए, उसके बाद तो 1 घंटे में खा के उसके बाद में सामान बांट के हम लोग चले जाएंगे। तो पंडित जी जो आधा घंटे में शादी करा देते हैं, जो शादी 3 दिन में होती थी। मेरे पिता कराते रहे, अनेक शादियां उन्होंने कराई जो लोग कहते थे कि 1 घंटे में करा दिए। मेरे पिता कहते थे 1 घंटे में करा दूंगा, दक्षिणा उतनी लूंगा मैं चाहे जो हो। तुम कहोगे हाँ 15 मिनट में करा दूंगा, लेकिन ये ना हो कि महाराज शादी तो 1 घंटे में हो गई लेकिन दक्षिणा तो कम ले लीजिए अब आप ना। अब हुआ क्या कि वह जो शादी का जो ट्रेडिशन था वो ब्रेक कर गया। तो वो ब्रेक करेगा तो ये जो नीचे, ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ना, जाति प्रथा जिसे हम लोग कहते हैं, वो जाति प्रथा बचेगी या जाएगी? इसलिए आप देखेंगे इंटरकास्ट मैरिज सबसे अधिक हो रही है, अंतर धार्मिक शादियां सबसे अधिक हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आपके धर्म की जो परंपरा का जो नियम था, वो नियम टूटना जब शुरू होगा तो उसका इंपैक्ट नीचे तक होगा, और ये जब इंपैक्ट नीचे तक होगा तो उसके जरिए एक आधुनिक मनुष्य की सृष्टि होगी। तो ये जो आधुनिक समाज बना है ना, जिसमें हम लोग अब हैं, ये कौन सा समाज है? ये वह समाज है जिसमें के रोज परंपरा टूट रही है। और यही वजह है परंपरा के टूटने का, पितृसत्ता के कमजोर होने का पहला बड़ा साइन, आज स्त्री सबसे ज्यादा विजुअल में है। एक मीडिया बता दो आप जहां स्त्री डोमिनेट ना करती हो। एक एक कोई माध्यम है ऐसा जहां स्त्री डोमिनेट नहीं करती हो? मेरी नॉलेज में नहीं है। कोई रचना नहीं है जिसमें स्त्री डोमिनेट ना करती हो। वो कहानी हो, उपन्यास हो, कविताएं हो, स्त्रियां हर जगह डोमिनेट कर रही। कहां थी ये?
मध्यकाल में तो इतनी स्त्री दिखाई नहीं देती थी पहले। आज स्थिति है कि आप कोई विज्ञापन स्त्री के बिना नहीं बना सकते, और स्त्री के बिना अगर आप विज्ञापन बनाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो चले कि न चले। तो अब सारी दुनिया में जो विराट एक्सपोजर हुआ वो किसका हुआ? वह जो औरत पर्दे में थी, वह जो औरत परंपरा में बंधी थी। आप उस परंपरा वाली औरत को देखिए और फिर विज्ञापन को देखिए, खाली सिर्फ नमूने के तौर पर। तो परंपरा को कौन तोड़ रहा है? औरत तोड़ रही है। और एक साधारण सा मीडियम 20 सेकंड का विज्ञापन, 20 सेकंड का विज्ञापन वो स्त्री को आपके सामने लाता है और वो आपको जेहन में उतार देता है उसकी इमेज। तो आज जो सारी औरतें और सारी औरतों को लेके पसंद, पुरुषों की पसंद, वो कौन सी है? वह जो औरत विज्ञापन में दिखाई जाती है, अब उन्हें वैसी बीवी चाहिए। ये जो शिफ्ट है, परंपरा को जो ही आप ब्रेक करेंगे, उसका अनुकरण करना बंद करेंगे और अपने तरीके से उसका एक रास्ता निकालेंगे। हम परंपरावादी हैं, लेकिन हमने रास्ता निकाल लिया कि शादी 1 घंटे में होनी है। अब अंत में फैसला कहां हुआ है? लड़की शादी के पहले पैंट शर्ट पहनती थी, जीन्स टॉप पहनती थी सिर्फ, और शादी के बाद भी पहनती है, सिर्फ फेरे के समय वो साड़ी पहन लेती है। देखो कि कितने बढ़िया हम लोग एडजस्ट कर लिए हैं। देखो समझ लो तुम। अच्छा, इसमें कौन सी चीज ब्रेक की? पितृसत्ता ब्रेक की। तो उसने एक उसका जो ड्रेस कोड बनाया हुआ था, उस ड्रेस कोड को औरत ने छोड़ दिया। तो जिसे कहें ऑल्टरनेटिव जो सवाल किया गया था, उसी पे मैं इसे यहां समराइज करूंगा मैं, कि ये जो ऑल्टरनेटिव है, वो ऑल्टरनेटिव लोग अपने अनुभव से परंपराओं में इवॉल्व करते हैं। वो कहीं स्कूल में पढ़ने नहीं गए, किसी औरत से नहीं कहा, किसी पंडित ने नहीं कहा कि शादी 3 दिन में नहीं 3 घंटे में होनी चाहिए, किसी पंडित ने नहीं कहा। वो अपने आप ही आते हैं कहने के लिए, तुम्हारा जल्दी शादी होनी, 1 दिन में करा दीजिए, अब आप किसी भी तरह से हो, 1 दिन में हो जाए सारी चीजें। तो हम लोग कहते हैं हाँ 1 दिन में हो जाएगी। तो ये जो चीज है, इसमें जो चीज रीडिफाइन हो रही है, वो कौन सी चीज रीडिफाइन हो रही है? ट्रेडिशन। और दूसरी चीज रीडिफाइन हो रही है हेजेमनी, वर्चस्व। तो किसका वर्चस्व कम हो रहा है? परंपरा अगर रीडिफाइन हो रही है, परंपरा अगर संकुचित हो रही है, उसकी जगह नई परंपरा जन्म ले रही है, तो आप तय मानिए स्त्री अपना नया स्पेस क्रिएट कर रही है। वह पहले घूंघट में थी, अब कोई लड़की घूंघट में फेरे नहीं डालती। और ये साधारण शिफ्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। पहले उस लड़की को देखना अपने आप में मुश्किल होता था, आज से 60 साल 65 साल पहले। लेकिन इस पिछले 60 साल में जो रेवोल्यूशन हुआ है, वो रेवोल्यूशन देखने लायक है। जबकि किसी ने जुलूस नहीं निकाला, पर्दा प्रथा के खिलाफ में किसी ने जुलूस नहीं निकाला पूरे देश में, लेकिन पर्दा प्रथा उठ गई। कैसे उठ गई? क्योंकि आपने ट्रेडिशन में छेद किया, और ट्रेडिशन में छेद करके आप जिस दिशा में गए, वो दिशा कौन सी थी? वह स्त्री को उसने एक नया स्पेस दिया। बिल्कुल, ये मोबाइल ने बदल दिया वो खेल। मोबाइल जब से आया है तब से स्त्री का सब बदल गया, जी बहुत बदल जी गया। जी बिल्कुल जी जी जी। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज मुझे लगता है जिन्होंने सवाल किए थे उनके सवाल का भरपूर जवाब मिल गया है। और फिर हम अगले मंगलवार को वापस मिलेंगे आपके साथ पितृसत्ता के दूसरे आयाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप थैंक यू। तमाम साथी जो देख रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।